अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफएफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। ये शायद आज का लास्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से लास्ट पार्ट को। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जब विंग सिजुए को सुबह सुबह तैयार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वांगजी को देखा जो कि उसके रूम के अंदर आ रहा था। रात की बात याद करके विंग को वांगजी से अब साइफिल होने लगता है। वांगजी क्यूची को लेकर अंदर आ रहा था। क्यूची उसके पीछे ही आ रही थी। ईवान वांगजी को देखकर जल्दी से उसके गोद में जाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। सिजुए को गोद में लेते हुए वांगजी ने विंग से कहा, विंग चलो, आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, ज़रूरी बात करनी है? क्या बात है लानजान? वांगजी ने कहा, विंग शायद तुमको गुस्सा आए या फिर अजीब लगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें ये बात बताना ही है। विंग ने कहा, क्या? उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। वांगजी ने विंग से और कुछ नहीं कहा और सीधा उसे उस टनल के पास ले गया जिसके अंदर अक्सर वांगजी जाता है शियान के साथ, जहाँ पर शियान भी आज मौजूद था। विंग ने कहा, क्या बात है लानजान? क्या तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है? तुमने कहा। वांगजी ने कहा, विंग चलो, आज तुम मेरे साथ इसके अंदर जाओगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो लोग उस टनल के अंदर जाने वाले थे। क्यूची बाहर वेट कर रही थी और शियान जी, सिजुए और विंग सब लोग टनल के पास जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। विंग अब अंदर से अच्छे से देख पा रहा था। वो जगह बहुत प्यारा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मूर्ति थी जो लोग बेजान खड़े थी। इसे देखकर विंग ने कहा, लानजान ये मूर्तियाँ? वांगजी ने कहा, इससे मिलो, ये मेरा गगा है, ये मेरा अंकल है। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वांगजी ने कहा, नहीं, मॉम और डैड के जाने के बाद अंकल ने हमें बड़ा किया है। हम अंकल के पास ही थे। अंकल ने हमारे लिए कितना कुछ किया। विंग ने कहा, तो तुमने इनकी मूर्ति क्यों बनाया है? वांगजी ने कहा, दरअसल मैंने इनकी मूर्ति बनाया नहीं, ये लोग मूर्ति बन गए हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो लानजान? कोई भला मूर्ति कैसे बन सकता है? वांगजी ने कहा, हाँ बन सकता है। दरअसल बात ऐसे कि हमारे पास ये है। उसने पेड़ के पीछे से एक चीज़ को दिखाया, जहाँ पर एक चीज़ हवा में लटक रही थी, मतलब अटकी हुई थी हवा में, जैसे कि वो उड़ रहा हो। ना ही उसका पर था, वो एक लोहा टाइप का चीज़ था जो कि राउंड था। विंग ने कहा, ये क्या है? वांगजी ने कहा, क्या तुमने कभी इन लोहे के बारे में सुना है? विंग ने कहा, इन लोहा? हाँ, मैंने सुना है इन लोहे के बारे में, लेकिन इससे इतना ब्लैक धुआं क्यों निकाल रहा है? वांगजी ने कहा, ये इन लोहा अशुद्ध हो चुका है, ये हमें श्राप दे चुका है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसे शुद्ध करना पड़ेगा। विंग ने कहा, लेकिन ये अशुद्ध कैसे हो गया? मैंने सुना है कि इन लोहा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जो कि घुसू में रहता है और वो वाइट कलर का है, लेकिन ये तो ब्लैक कलर का है। वांगजी ने कहा, हाँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे पास था, लेकिन हमारी कुछ गलती की वजह से इन लोहा सफ़ेद से ब्लैक कलर का हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास जो वाइट कलर का पॉनिक्स बार्ड था वो कहीं गायब हो चुका है और वो पता नहीं कब आएगा। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर की पॉनिक्स बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग ने कहा, ब्लैक पॉनिक्स? क्या इसके अंदर ब्लैक पॉनिक्स है? विंग ने कहा, हाँ, ब्लैक पॉनिक्स इसके अंदर है। उसका साथी वाइट पॉनिक्स वो कहीं चला गया है और उसे वापस लाने के लिए इसको शुद्ध करना पड़ेगा, और जब हम इसको शुद्ध करेंगे तब वाइट पॉनिक्स इसके अंदर आ जाएगा और फिर ब्लैक पॉनिक्स बाहर आ जाएगा, और फिर वाइट पॉनिक्स और ब्लैक पॉनिक्स मिलकर इसके अंदर एक घेरा बना देंगे और ये सुरक्षित रहेगा। विंग ने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लैक हुआ कैसे अगर ये वाइट था तो? वांगजी ने कहा, वो दरअसल कुछ लालच की वजह से। विंग ने कहा, लालच की वजह से? वांगजी ने कहा, मेरे अंकल कोरैन की जो शक्ति था वो बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन उम्र के चलते हुए उनकी शक्ति
बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। वो इमॉर्टल नहीं है, वो एक आम इंसान है। मैं ब्लू फायरपोनिक्स हूँ। मेरा भाई गोल्ड फायरपोनिक्स है। और मेरा अंकल, वो बस एक नॉर्मल इंसान है। उन्हें कोई भी इमॉर्टल शक्ति नहीं मिली थी। मुझे इमॉर्टल शक्ति मिली थी बर्थ के बाद, और गगा को मिला था 5 साल बाद। इसीलिए हम इमॉर्टल हैं। लेकिन अंकल इमॉर्टल नहीं थे, उन्हें भी अमरत्व चाहिए था। इसीलिए वो इन लोहा के बारे में जानकारी निकाली। उन्हें लगा शायद वो वाइट पॉनिक्स को अपने बस में कर सकता है, और फिर वो उसे अपना इमॉर्टल शक्ति बना लेंगे, जिसके कारण वो भी जवान हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। लेकिन इससे वाइट पॉनिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वाइट पॉनिक्स कभी भी किसी काबू में नहीं रहता है। उसे अकेला रहना पसंद है। वो खुद की मर्ज़ी का मालिक है, और अंकल उसे वश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर वाइट पॉनिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इसीलिए उसने श्राप दे दिया और फिर कहीं चला गया। श्राप की वजह से अंकल, गगा और जितने डिसिपल्स यहाँ पर खड़े थे, वो सब लोग पत्थर बन गए थे, पत्थर की मूर्ति बन गए थे। मेरा कबीला सूखा सूखा सा पड़ रहा था, नदी सूख रही थी, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, बहुत सारे लोग मर रहे थे। बहुत बड़ा एक महामारी दिखाई दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं वाइट पॉनिक्स को बुलाने के लिए कई बार मेडिटेशन पर बैठा, लेकिन उसने कभी भी मुझसे बात नहीं किया। लेकिन बहुत दिन बाद उसने मुझसे बात किया। फिर उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा। मैंने उससे बहुत मिन्नतें मांगी। फिर उसने कहा ठीक है, जब तक इन लोहा शुद्ध नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएगा, और इन लोहा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत ओमेगा के साथ शादी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, और वो बच्चा ही इन लोहा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन तुम इस सब को ठीक नहीं कर सकते हो। वांग जी ने उससे कहा, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अंकल से गलती हो गई है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। पॉनिक्स को हम पर दया आ गया। फिर उसने कहा ठीक है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा उस दिन जिस दिन इन लोहा शुद्ध हो जाएगा, और तुम अपनी आत्मिक शक्ति से इन सबको ज़िंदा रख सकते हो, तब तक जब तक तुम्हें वो बच्चा हासिल ना हो जाए। लेकिन इसकी वजह से तुम हमारे अपनी ज़िंदगी की जवानी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, जब तक इन लोहा शुद्ध नहीं होगा। वेग ने कहा, क्या इसका मतलब तुम ओल्ड मैन नहीं थे पहले, तुम इसकी वजह से ओल्ड मैन बन चुके हो? वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग, ये सच है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले बता दे तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तब तक मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें ये नहीं बोल सकता था। मुझे लगा शायद तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे और ना ही कभी प्यार करोगे, लेकिन फिर देखो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। वांग जी ने विंग को देखा। उसने सिजुए से कहा, तो इसका मतलब तुम इन लोहा को शुद्ध कर सकते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो देर क्यों कर रहे हो लानजान, जल्दी से सिजुए को वहाँ पर भेजो और फिर वो इन लोहे को शुद्ध करो। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया, और फिर वो इन लोहे के पास आ गया। जब वो इन लोहे के पास आया तब वो बहुत घबराया हुआ था। क्या सब कुछ ठीक होगा या फिर सब कुछ बर्बाद होगा? क्या ब्लैक पॉनिक्स सिजुई को चोट पहुंचाएगा? नहीं। उसने सिजुई के हाथ को बढ़ाने के लिए बोला। सिजुई जब इन लोहा को देखता है तब अचानक से अपने दोनों हाथ को बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसे खिलौना लगता है। वो उसे पकड़ लेता है। जब वो उसे पकड़ लेता है तब वहाँ से बहुत तेज़ रोशनी आता है। सिजुई चीख मारता है और उसे फेंक देता है, और इन लोहा जाकर गिर जाता है। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ये क्या हो गया सिजुई, तुमने ऐसा क्यों किया? सिजुई बहुत घबरा गया था, वो बहुत डर गया था, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन अचानक से ही वो गिरने से वांग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसने कहा, क्या वो अब ठीक नहीं होगा? क्या सब कुछ बदल नहीं जाएगा? इसका मतलब इन लोहा कभी भी ठीक नहीं होगा। वो गिर गया है, इन लोहा कभी नीचे नहीं गिरता। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। तब इस सबको हैरानी करके वो इन लोहा हिलने लगता है और अचानक से हवा में उड़ने लगता है। धीरे धीरे करके सारी ब्लैक पावर्स उसमें बाहर आती हैं, जिसमें से एक ब्लैक पॉनिक्स बाहर आती है, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर दूर से एक वाइट पॉनिक्स जो कि था वो उड़ते हुए आ रहा था। उसे देखकर वांग जी की होंठों के ऊपर स्माइल आ गई थी। उसने कहा,
वाइट पॉनिक्स। जब वाइट पॉनिक्स वहाँ पर पहुँचा तब वो बहुत ज़ोर से चीख रहा था, और जो ब्लैक पॉनिक्स था वो भी बहुत ज़्यादा चीख रहा था। उसके बाद वो दोनों मिल गए और फिर इन लोहे के अंदर समा गए, जहाँ पर इन लोहे का एक साइड ब्लैक और एक साइड वाइट हो गया। वांग जी ने कहा, ये क्या हुआ? डेमोनिक पावर और एंजल पावर साथ में? उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद इन लोहा सीधा मूर्ति के पास आ गया और फिर एक रोशनी फैला दिया, और धीरे धीरे करके जितने सारी मूर्तियाँ थी वो सब लोग ह्यूमन में बदल गए। धीरे धीरे करके पूरे कबीले का ऊपर जो एक चादर फैला हुआ था वो हट गया, वो श्राप टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो सब कुछ ठीक हो गया। विंग देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और फिर इधर लान कोरैन ने कहा, ये क्या हो गया? हम फिर से इंसान बन गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से पहले की तरह बन गए। वांग जी अपने अंकल के पास आ गया और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, अंकल कोरैन आप ठीक तो हो ना? अंकल कोरैन रोते हुए नीचे घुटना टेक कर बैठ गए। उन्होंने कहा, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी, कितना कुछ हुआ। मेरी एक गलती, और देखो कितने सारे ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जे वचून ने कहा, मैंने आपको कितना रोका लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। डिसिपल्स ने भी कितना रोका लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे थे। लास्ट में जब वाइट पॉनिक्स बाहर आया और उसने श्राप दिया तब मैं समझ गया, लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मैं बहुत घबरा गया था, मैं डर सा गया था, मुझे घबराहट से होने लगी। अंकल, मैं आपको बता नहीं सका लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था, जिस दिन मैंने इन लोहे को इतना भड़कते हुए देखा। फिर अंकल कोरैन ने वांग जी को गले से लगाते हुए कहा, तुमने मुझे समझाया और मुझे बचाया। अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं समझ गया ज़िंदगी और मौत कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जितने दिन तुम ज़िंदगी के अंदर हो उतना दिन बस तुम्हें जीना चाहिए। चाहे तुम इंसान हो या फिर इमॉर्टल हो, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम एक इंसान हो और इंसान की तरह रहो। अगर लालच करते जाओगे तो तुम एक दिन गहरी नदी की लालच में तुम डूब जाओगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। जे वचून ने कहा, ये तुम्हारा बेटा है ना सिजुए? सिजुए हंस रहा था। सिचैन ने उसे गोदी लेते हुए कहा, तुम कितने क्यूट हो अंकल, बिल्कुल वांग जी की तरह है ना। वांग जी बचपन में बिल्कुल ऐसा था। वांग जी का कान डेड हो गया। विंग सिजुए को देखता है और वांग जी को देखता है। सिजुए का जो फेस था वो बिल्कुल वांग जी की तरह था। विंग स्माइल करता है। उसके बाद अंकल कोरैन विंग से मिलता है। विंग ने कहा, अंकल कोरैन आप कैसे हो? कोरैन ने कहा, तुम्हें विभूषण हो ना? उन्होंने कहा, हाँ मैं विभूषण हूँ। फिर सिचैन से मिलता है और बाकी सारे डिसिपल्स भी विंग को ग्रीट करते हैं। फिर डिसिपल्स वांग जी की और विंग के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर लान कोरैन इन लोहा को देखते हुए कहा, चलो अब इन लोहा को उसकी असली जगह पर रख कर आते हैं। फिर वो लोग इन लोहे को लेकर एक मंदिर के सामने आ गए, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी और उसके ऊपर एक सितारा था। विंग ने कहा, क्या यहीं पर वो इन लोहा रहता है? लान कोरैन ने कहा, हाँ यही इन लोहा का असली जगह है, जहाँ से हमने उसे हिलाया था। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन लोहा इस बार कितना बदल गया। वांग जी ने कहा, नहीं वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लान कोरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, देखकर ही लग रहा है डेमोनिक पावर और एंजल्स पावर साथ हो गए। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि डेमोनिक पावर और एंजल पावर साथ में काम कर सकते हैं, अगर तुम्हारा इरादा नेक हो तो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लान कोरैन ने वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम सब ठीक हो गए तो तुम ठीक क्यों नहीं हुए? अभी तक तुम्हारे वाइट बाल, तुम्हारे स्किन। वांग जी ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं ये कभी नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा, नामुमकिन है? लेकिन क्यों लानजान? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने मेरी आत्मिक ऊर्जा को खो दिया है। कबीले को बचाते बचाते मेरी आत्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई है, जिसके कारण मैं एक ओल्ड मैन बन चुका हूँ। अब शायद मैं कभी भी यंग ना बनूँ, लेकिन मैं कभी भी मर नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा हमेशा। विंग ने कहा, क्या? लेकिन तुमने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा हूँ।
कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि अंकल और गगा वापस आ गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए विंग, अब सिजुए और तुम भी मेरे साथ हो। कि तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? विंग ने कहा, मैं तुम्हें पहले एक्सेप्ट कर चुका हूँ लानजान, अब दोबारा तुम फिर से वही बात पूछ रही हो। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर क्या होता है विंग, अगर तुमने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लान कोरैन ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से उसकी जगह पर लौटा देते हैं। उसके बाद वो लोग इन लोहा को फिर से उसकी अपनी जगह पर वापस रखने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर इन लोहा अपनी सितारा के पास जाकर बैठ जाता है और फिर अचानक से वो चमकने लगता है। इसे देखकर वांग जी ने कहा, वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी पुरानी जगह पर वापस आकर। सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। अचानक वहाँ से एक रोशनी निकलता है और फिर वो रोशनी सिजुए के अंदर आता है। ये देखकर वो लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सिजुए के अंदर वो वाइट कलर एंड ब्लैक कलर दोनों ही सिजुए के अंदर आ रहे थे। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? सिजुए के अंदर वाइट कलर एंड ब्लैक कलर? फिर लान कोरैन ने स्माइल करते हुए कहा, ब्लैक फायर फोनिक्स एंड वाइट फायर फोनिक्स ने सिजुए को चुना है। अब दोनों की शक्ति ही सिजुए के अंदर रहेगा। इसका मतलब सिजुए सिर्फ एंजल पावर को नहीं बल्कि डेमोनिक पावर को भी कंट्रोल कर पाएगा। उसके पास अब दो पावर है, एक डेमोनिक पावर और दूसरा एंजल्स पावर। सिजुए वो अनोखा बच्चा है जिसने इन लोहे को शुद्ध किया है, इसीलिए इन लोहा खुश होकर सिजुए को चुना है। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि सिजुए अब दो रूप धारण कर सकता है, एक तो ब्लैक फोनिक्स का और दूसरा वाइट फोनिक्स का, और दोनों ही उसके अंदर रहेंगे अब उसकी शक्ति बनकर। सिजुए बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस कबीले में। अभी वो बहुत छोटा है, इसीलिए लान कोरैन ने सारी जिम्मेदारी ले लिया कि सिजुए को कैसे सिखाना है सब कुछ। और बचपन से ही लान कोरैन के पास अब सिजुए रहेगा। जैसे उसने वांग जी को सिखाया था वैसे ही वो सिजुए को सिखाएगा। वांग जी स्माइल कर रहा था कि उसके बेटे को ही इस पावर को मिला। तभी अचानक से ही जो इन लोहा था वो फिर से हवा में उड़ जाता है और फिर चमकते हुए रोशनी निकलना स्टार्ट करता है, जहाँ से एक वाइट कलर की रोशनी वांग जी के ऊपर गिरती है। उसके बाद वो इन लोहा चुपचाप बैठ जाता है। इधर जो वांग जी था वो धीरे धीरे करके चमकने लगता है। इसे देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। वांग जी का वाइट हेयर धीरे धीरे करके ब्लैक में बदल रहा था, उसकी स्किन चेंज हो रहा था, उसकी आँखें, उसका लिप्स, उसका हर कुछ चेंज हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके एक ओल्ड मैन से एक यंग मैन में बदल रहा था। इसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वो खुद हैरान था कि क्या हो रहा है, और विंग भी उसके साथ हैरान था। लास्ट में विंग ने यंग लान वांग जी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। शायद ऐसा हैंडसम अल्फा शायद विंग ने ज़िंदगी में एक ही बार देखा होगा। विंग की आंखें पूरी तरीके से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, क्या मैंने इतना हैंडसम अल्फा कभी नहीं देखा। इन लोहा ने वांग जी की आत्मिक शक्ति को लौटा दिया था जो कि उसने इस पूरे कबीले के बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। सीन कट होता है। सिजुए जो कि था वो पालने में सो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी जिंगसी में आता है। जिंगसी में आने के बाद उसने विंग को देखा जो कि सिजुए को झूला झुला रहा था और सिजुए चुपचाप सो रहा था। वांग जी को देखकर विंग स्माइल करता है और वो खड़ा हो जाता है। उसने कहा, माय यंग हस्बैंड, तुम आ गए। वांग जी ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे वो खरूस बूढ़ा नहीं बोलोगे जिसे तुम लात मार के इस घर से निकालने वाले थे? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता है, उस वक्त तुम सब कुछ सुन सकते थे लान वांग जी। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम उसे रोक भी सकते हो इस पेंडेंट को निकाल के। विंग ने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं निकालूंगा, मैं हमेशा इसे अपने गले में ही रखूँगा, ऐसे तुम्हारे प्यार की निशानी समझकर। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, इसके बदले तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूँगा ना जो तुम अपने माइंड में सोचोगे। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। वो वांग जी के पास आ गया, उसकी नेक को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहा, अगर मेरा हस्बैंड मेरे मन की बातें सुन लेगा तो ये अच्छी बात है ना। मुझे जाहिर नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं बस मन में सोचूंगा और अगले पल देखूंगा कि मेरे हस्बैंड वो चीज़ अपने हाथ में लेकर आ चुके हैं। वांग जी ने विंग की नोज़ के ऊपर अपनी नोज़ को रखते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने एक बार सोचा तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वो दिला देगा, अगर मेरी हैसियत होगी तो। विंग ने कहा, मैं तुम्हारी हैसियत से आगे कुछ नहीं मांगूंगा लानजान, तुम्हें क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? लान वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा और अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, मेरा विंग सबसे बेस्ट है और मेरे लिए परफेक्ट है।
विंग ने कहा, और मेरा लानजान बेस्ट है और मेरे लिए परफेक्ट है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर वो नाइट वो दोनों बहुत रोमांटिकली बिताते हैं। उन दोनों के लिए वो रात बहुत ज़्यादा हॉट थी और वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी को ऐसे कि ज़बानी वापस मिल चुकी है और वो विंग को अब नहीं छोड़ेगा। सीन कट होता है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। सिजुए बड़ा हो रहा था। सिजुए जब 2 साल का हो चुका था तब लान कोरैन ने उसकी जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि सिजुए अब बात करना सीख चुका था। इसका मतलब अब उसकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। जब लान कोरैन ने उसकी शिक्षा को लिया तब सिजुए ने उसे बहुत तंग किया। कभी लान कोरैन बोलता है यहाँ पर पावर को यूज़ करो, लेकिन वो कभी कभी लान कोरैन के पिछवाड़े पर अपनी पावर को यूज़ कर लेता है, जिससे उसके पिछवाड़े पर आग लग गई थी और फिर वो जाकर पानी के तालाब में कूद गए थे। इसे देखकर सिजुए और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। सिर्फ सिजुए नहीं, डिसिपल्स भी हंस रहे थे। विंग और वांग जी अब सिजुए की चिंता को छोड़कर अपने लाइफ में जी रहे थे, जहाँ पर वांग जी ने अपने पूरे कबीले को अपने हाथों में लिया था जिम्मेदारी। वो सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया था, क्योंकि उसका भाई ही यहाँ का कुल प्रमुख था। भाई के जाने के बाद ही वांग जी ने सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे के ऊपर लिया था, लेकिन बाद में अपने भाई को सब कुछ देकर अब वांग जी बिल्कुल फ्री था। लेकिन फिर भी वो अपने भाई की हेल्प करता है। वो अपने भाई का दाहिना हाथ है। हर काम में वांग जी अपने भाई का हेल्प करता है। विंग का सेकंड प्रेगनेंसी भी सामने आया था, जहाँ पर उसने फिर से एक और अल्फा को बर्थ दिया था। और ये किसके जैसा हुआ था? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सिजुए की तरह। वो भी लान कोरैन की नाक में दम कर दिया था। और फायर फोनिक्स ने इस बार युवान को चुना था, जहाँ पर युवान भी जगह जगह पर फायर को लगा रहा था और लान कोरैन बुझाते बुझाते थक रहा था। और विंग उन दोनों को देखकर हंसते हुए लान वांग जी से कहता है, लानजान, तुम्हें क्या लगता है अंकल कोरैन अब गुस्सा होकर इन दोनों की शिक्षा बंद कर देंगे? वांग जी ने कहा, नहीं, लान कोरैन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने जो बोल दिया है वो करके ही छोड़ेंगे। देखना, युवान और सिजुए को वो बिल्कुल तैयार कर देंगे परफेक्टली। विंग हंसते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन के ज़रिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हुई एक और न्यू वांगशन फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।